हाँ बेटा, तो ये होली के पहले की आज आखिरी तारीख यानी अंतिम क्लास है, और हमने आप लोगों से ये भी वायदा किया है कि होली के बाद जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तब वो जो नए कानून तीनों आए हैं उन पे चर्चा करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वो चाहे बीएनएस हो, चाहे बीएनएसएस हो, चाहे भारतीय साक्षर अधिनियम हो, सबको एक एक चैप्टर वाइज हम एक जनरल एक्सप्लेन करते जाएंगे, भले जो समय लगे, चाहे रोज एक वीडियो बनानी पड़े, लेकिन उससे ये होगा कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी उसको ग्रैस्प कर लेंगे, क्योंकि जुलाई से वही है। तो इसी संबंध में खैर आज आखिरी क्लास है, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थी आप? सर मेरा प्रश्न ये था कि यूपी एपीओ 2018 और 2022 के एग्जाम में चार्ज पे कुछ क्वेश्चन आए हैं जिस पे आपकी विधिवत व्याख्या चाह रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बताओ, ये कब आया था? सर ये 2018 का जो पहला क्वेश्चन आया है वो APO ये में। है कि क्या त्रुटिपूर्ण आरोप किसी अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए अनिवार्य रूप से घातक हो सकता है? पहले अब दूसरा वाला क्या है? सर आरोप की अंतर्वस्तु की व्याख्या कीजिए, और क्या न्यायालय आरोप को किन अवस्थाओं में परिवर्तन या उसमें परिवर्धन कर सकता है? सर ये दोनों क्वेश्चन 2018 और 22 के अंतर्गत आए हुए हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। यूपी एपीओ का क्वेश्चन है, और यूपी एपीओ में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अच्छे किस्म के होते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली चार्ज से संबंधित, आरोप। आपको जान जाना चाहिए बेटा कि आरोप और आरोप पत्र दोनों में अंतर, एलिगेशन दोनों में होता है, एलिगेशन दोनों में। चार्जशीट जो होती है वो विवेचनाधिकारी का आउटलुक होता है कि उसने जो विवेचना के दौरान जो भी फैक्ट पाए हैं और जो भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं उनके आधार पर अब मुद्यमान के खिलाफ किन धाराओं में अपराध बन रहा है, इनका उल्लेख वो आरोप पत्र में करता है। जैसे whenever an FIR is registered, IO starts investigation. He collects the evidence, oral evidence as well as the documentary evidence which is required. Then at the last, in conclusion, he finds that accused should be convicted under such section, और इन सेक्शंस का उल्लेख वो आरोप पत्र में करता है। वो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई। 190 CRPC के खंड 1 के बी में उस पर कॉग्निजेंस लिया मजिस्ट्रेट साहब। अब वो चाहे एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन हो और चाहे ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट। इसके बाद क्या होगा बच्चों कि वो फिर मुलजिम को समन करेगा। समन करने के बाद उनको हाजिर होने के बाद उनको नकलें देगा, और नकलें देने के बाद वो चार्ज फ्रेम करेगा। अगर ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, अगर कहीं ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशंस है, तो वो फिर क्या करेगा कि उसे कमिट करेगा 209, तब चार्ज फ्रेम होगा वहाँ कोर्ट ऑफ सेशन में। तो अब कोर्ट जो है, जो चार्ज फ्रेम करने वाली है, वो देखते हैं कि ये FIR है, ये कलेक्टेड एविडेंस है, इनके आधार पे IO का ये कंक्लूजन है, उसका क्या कंक्लूजन है। इसीलिए डिस्चार्ज का भी एक प्रोसेस CRPC में दिया गया है कि अगर वकील साहब
नहीं मुतमैन है तो एक एप्लीकेशन डाल के मामले को डिस्चार्ज करा सकते हैं। फिर आज चार्ज फ्रेम हो रहा है, तो जिस समय चार्ज फ्रेम होगा, अब अपने आउटलुक से वो उन्हीं धाराओं में चार्ज फ्रेम करेंगे जो उनकी निगाहों में ये उसके लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य आरोप पत्र और किसी डायरी में मौजूद है। इतना हो गया। अब आपके क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ चार्ज, आरोप क्या है और क्या था? आरोप की अंतर वस्तु और उसमें परिवर्तन करने की न्यायालय ठीक की है, शक्ति। यानी दो ही चीज है। नंबर एक है कि चार्ज में क्या क्या होना चाहिए, और नंबर दूसरी चीज है कि वेदर इट मे बी अल्टर और नॉट। दो क्वेश्चन, 211 पढ़िए, 212 पढ़िए, 213 पढ़िए। ये तीन सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में दिया गया। सर जो इसका पहला एक छोटा सा हेड नोट बनाया है क्वेश्चन में कि आरोप से आप क्या समझते हैं, तो 2B का हम वहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। किसका? 2B का। 2B क्या है? उसमें है क्या? नहीं मतलब छोटा सा डेफिनेशन हुआ कि 2B में है क्या, ये बताओ। सर आरोप वो तो बता ही नहीं रहा कि आरोप क्या है। वो तो सिर्फ इतना कह रहा है कि आरोप में अगर कई विशिष्टियां हैं तो प्रत्येक विशिष्टियां एक आरोप। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे FIR दर्ज हुई 323, 504, 506 IPC में। अब इसमें तीन विशिष्टियां, पहला चार्ज लगे 323 में, दूसरा 504 में, तीसरा 506 में। तो 2B के अनुसार ये तीनों चार्ज, और कुछ नहीं कह रहा। 211 में कंटेंट लिखा है, हेडिंग कंटेंट ऑफ चार्ज कुल मिला के साथ है। 212 में क्या है? समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ। 13 में क्या है? कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। ठीक है। 14 में क्या है? आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका इस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। ठीक है। हाँ बेटा, देखो बेटा, क्या कंटेंट होंगे चार्ज में? एक चीज ध्यान दीजिए, चार्ज में इतना उसको लिख देना चाहिए, उसको सुनाया और समझा दिया जाएगा कि वो जान जाए कि उसके ऊपर आरोप क्या है। ये मंशा है इस चैप्टर की कि उसे पूरी जानकारी हो जाए। 211 से ये चैप्टर शुरू हो रहा है, 224 तक जा रहा है, लेकिन 217 तक उसका पार्ट है, समझ लो। 218 से पार्ट भी है, जहाँ कई चार्ज का कब ट्रायल एक साथ हो सकता है, कब कई लोगों चार्ज एक साथ हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। देखो बेटा, जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए डिफेंस काउंसिल को, टाइम, अकरेंस एंड प्लेस। इन तीनों चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो ध्यान वो कब रखेगा? जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी, उसमें भी इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कंटेंट ऑफ चार्ज, अगर वो जो अपराध है वो किसी कोड का है या किसी एक्ट का है, तो एक्ट का नाम होना जरूरी है, उसका सेक्शन का होना जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी है। फिर जो धाराएं लगी हैं उनका भी जिक्र होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी जिक्र होना चाहिए कि उस धाराओं में है क्या, क्यों ये धारा लगाई जा रही है अदालत के द्वारा। चार्ज में न्यायालय का नाम होना चाहिए, अभियुक्त का नाम होना चाहिए, और अगर स्टेट केस है तो क्राइम नंबर होना चाहिए,
धाराएं होना चाहिए, थाने का नाम होना चाहिए। अब जब आरोप हेडिंग डाल के अब नीचे लिखा जाता है तो लिखा जाता है कि ऊपर जब लिखा है तो मैं XCJM लखनऊ कोर्ट नंबर फला आप जगतपति को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ ड्राइव। अब अगर 3 धाराएं हैं 323, 504, 506 उन चीज का ध्यान रखना टाइम रेफरेंस ऑफ प्लेस का। अब क्या कहा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा यह कि आपने दिनांक 24 फरवरी 2024 को सायकालीन 7 बजे नर्रा बाबा चौराहे के सामने पान की गुमटी के पास भंवरा भैया को लात घूसों से मारकर स्वेच्छया उपाहति कारित की। इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता के धारा 323 के अंतर्गत अपराध किया जो कि मेरे संप्रज्ञान में है, which is in my jurisdiction। अब आप ध्यान दो, ये एक हो गई क्योंकि हर धारा का चार्ज अलग अलग बनेगा। और ये भी ध्यान देना है 218 उसके बाद की कौन कौन से धाराएं ऑफेंसेज हैं जिनमें कई धाराओं का चार्ज एक साथ बनेगा। 504 है अगला। 504 क्या है? गाली गलौज, ऐसा कोई गाली गलौज करना जिससे समाज में लाइन ऑर्डर अव्यवस्थित हो जाए। अब आप लिखेंगे ये कि समय स्थान उपरोक्त पर, समय में दिनांक भी आ गया और वो टाइम भी आ गया, स्थान वही जो 323 टाइम लिखा है। आपने वादी को या शिकायतकर्ता को माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी। इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत अपराध कारित किया जो मेरे संप्रज्ञान में। और तीसरा यह कि आपने समय स्थान उपरोक्त पर ये शिकायतकर्ता को धमकी दी कि अगर वो रिपोर्ट लिखाएगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के 2 में अपराध किया जो मेरे संप्रज्ञान। इतना लिख के वो अपना दस्तखत कर देगा, दिराग डाल देगा और तब अगला प्रोसेस होगा, क्योंकि आरोप को मुलजिम को पढ़ के सुनाया हुआ समझाया जाना चाहिए। अब उसमें लिखा जाएगा कि आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया हुआ समझाया गया। अभी बेटा ही 2 काम कर सकते हैं, या तो उसी को मान ले तभी हो जाएगा इकबाले जुर्म कन्फेशन, और कन्फेशन में भी ये होगा जुडिशियल कन्फेशन। अब अगली धारा में जो भी होगी ट्रायल का, इसमें ये सजा पा जाएगा। लेकिन अमूमन क्या होता है, ये कहेंगे इनके वकील साहब कि साहब हमने कोई अपराध नहीं किया, गलत लिखा दिया, रंजिशन लिखा दिया। तो लिख देंगे कि उसमें नीचे कि आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया हुआ समझाया गया, उसने आरोप से इनकार किया और विचारण चाहा। अतः मैं आदेश देता हूँ कि आपका विचारण उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत किया जाए। फिर ये हो गया, यानी कि चार्ज में टाइम होगा, अकरेंस होगा, प्लेस होगा, ये तो बहुत जरूरी। ये 2 धाराओं मिला के हो गया। अब इसके बाद अगर ये आवश्यक है कि अपराध किस रीत से किया गया तो उसका जिक्र करना होगा। जैसे 392 का अगर आरोप है, 392
392 जो है वो पनिशमेंट ऑफ रॉबरी है, लेकिन उसमें सजाएं दो तरीके की। एक सजा वो है जब साधारण रूप से लूट का ऑफेंस किया गया, और दूसरा वो है जब हाईवे पे किया जाए और रात्र में किया जाए। ये जरूरी क्यों है? अब 4 में ये बात इंगित करनी, मैं आरोपित करता हूं कि आपने दिनांक 2 फरवरी को रात करीब 11 बजे लखनऊ फैजाबाद रोड पर चिन्हट तिराहे के पास फला आदमी को मृत के संकट में डालकर उसकी घड़ी और सोने की चैन लूट ली। इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत अपराध, उसमें बताना पड़ेगा। धारा के साथ साथ रीत बतानी, वो इसलिए क्योंकि वहाँ ज्यादा पनिशमेंट है। अब ये 392 में तो आया, लेकिन रात्र में और हाईवे पे है, अब इनको सजा ज्यादा हो। उसी तरह अगर रेप का अपराध है और गैंग रेप है और उसमें 16 साल से कम की लड़की के साथ रेप किया गया, कौन धारा? 376 के कौन है? डीए है कि डीबी है कि क्या? 16 साल से कम। क्या है डीए में? गैंग रेप 16 साल से कम के लड़की का ठीक है। 2 लोगों ने रेप किया, 2 मुलजिम हैं, क्योंकि उनको डीए में लाना चाहते हैं, वो उसमें कवर हो जाए, इसलिए उसमें दिखाना पड़ेगा कि आपने फला तारीख को इतने बजे 3 लोगों ने मिलके ये लड़की जिसकी उम्र 15 साल थी, आपने उसके साथ आप लोगों ने गैंग रेप किया। आपने एक ट्रैप लगाएंगे ना, तो आपने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इनके साथ गैंग रेप किया। इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा DA के अंतर्गत अपराध किया, जो इस न्यायालय के संपर्क किया। तो ये कंटेंट है। कहने का मतलब ये है कि मुलजिम को पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट आर द चार्जेस व्हिच हैव बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, सो दैट वो अपने का बचाव कर सके। इसमें एक क्वेश्चन और क्या था, तो मिला हुआ था सर, एक ये था इसी में, दूसरा नहीं जा पाएंगे। न्यायालय को उस आरोप के अंतर्गत उसमें परिवर्तन करने की शक्ति क्या है? 215 है पटके, जी सर। क्या है 215? गलतियों का प्रभाव है सर। 216 क्या है? न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, बात रुक जाओ। इनके क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था वो ये कह रहा है कि जो त्रुटियां हैं अगर कोई रह गई तो उनको क्या परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कब तक परिवर्तन, उसकी लिमिट क्या है? अब देखो बेटा, इसमें 216 इससे रिलेटेड CRP से चार्ज फ्रेम हो गया, इसके बाद से टाइम शुरू हुआ टिल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। उसके पहले कभी भी वो उनको अमेंड कर सकता है अगर कोई उसके निगाह में त्रुटि या कोई आर्टर कर। जैसे होता क्या है बेटा, जैसे धारा जो लिखी गई थी FIR में और चार्जशीट में जो भी आया था वो आया था। अब एक प्रोसिक्यूशन का विटनेस आया
वो पेश हुआ। उसने अपने बयान यानी एग्जामिनेशन इन चीफ में कुछ बातें बताई। उसे लग रहा है कि अब तक तो 323, 504 और 506 ही था, लेकिन वो तो गवाह कह रहा है कि साहब इन चाकू से भी वार किया। तो अब 324 आल्टर होगा ना। या दूसरी चीज, उसी बीच रुक्मणी ने अपने कुकुर लोहा दिया और कुकुर से कटवा दिया, 324 हो गया। तो अब उस बयान के आधार पर ये धारा बढ़ सकती है। एक चीज और जान जाओ, अल्टरेशन का मतलब ये नहीं कि धाराएं बढ़ाई ही जाएं, धाराएं घट भी तो सकती हैं, धाराएं घट सकती। जैसे 325 की धारा लगी थी, 325 का मतलब ग्रीवियस हर्ट काज किया है, वॉलेंटरीली किया गया, स्वेच्छया घोर उपाहत कार्य से करना, ये तो अब स्वेच्छया घोर उपाहत कार्य करना। डॉक्टर आया और डॉक्टर से का जब एग्जामिनेशन हुआ तो डॉक्टर के बयानों में जो वकील साहब ने तमाम उसे क्रॉस किया तो मामला ये निकल का है कि ग्रीवियस हर्ट के डेफिनेशन में तो आ ही नहीं रहा। तो क्या होगा, अब 325 रिमूव हो जाएगी ना, 323 ना बच जाएगी। या और देखो 452 आईपीसी का चार्ज लगा। एक मुख्य गवाह आया, प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेस, उसने आके जो गवाही दी उसमें उसने कहा था मारपीट घर के अंदर तो नहीं भरा, ये तो दुआरे कुआं के लगे भरा। यानी जो प्लेस ऑफ अकरेंस था वो घर के अंदर का नहीं था, बल्कि वो घर के बाहर एक कुआं है वहां हुआ। अब 452 हट जाएगी ना। तो इसलिए अब जान जाओ बेटा, अब आपके जो क्वेश्चन आपने किया है उसका जो आंसर है वो ये है कि जी हाँ, सेकंड पार्ट वाले चार्ज का अल्टरेशन हो सकता है और किसी भी समय किया जा सकता है जब तक जजमेंट प्रोनाउंस ना कर दिया। कुल मिला के बेटा आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब यही है। इसको कायदे से और देख लेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी।